आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ विद एग्जांपल है। ठीक है, हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ विद एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपना कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे कि लास्ट वीडियो से हमने प्रोबेबिलिटी देखा, लास्ट वीडियो से हमने देखा कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट हो गया, जिसमें हम इसकी बेसिक्स जो हैं उनको हम देख रहे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद अब आपका जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसकी बेसिक उसी का एक एक्सटेंड है। अब इसमें क्या कहते हैं आपको, अब सैम्पल स्पेस है, द सैम्पल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट। अब सैम्पल स्पेस हमें पता है कि किस तरह बनाते हैं और वो कैसे होती है, ये हमने लास्ट वीडियोस में चेक किया हुआ है। सैम्पल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट must often be changed when some additional information pertaining to the outcome of the experiment is received। अब आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, वो एक्सपेरिमेंट का चेंज तब कब चेंज होता है जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट के बारे में। ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर दे या आपको आपके सम आउटकम्स को एक्सक्लूड कर दे, और ऐसी प्रोबेबिलिटीज जो एसोसिएटेड हो रही हैं ऐसे रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस के साथ। ये देखें जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको चेक करें, क्या है? द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद सच अ रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस आर कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की और उसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाय फार्मूला उसको कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट occurring given that another event has already occurred is called a conditional probability। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि ऐसा इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि अकर हो रही है, गिवन दैट जो ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। ये आई थिंक मतलब आ रहा होगा, स्लैश बड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड ताकि हमें नजर आ जाए। Probability of A given that B is equal to probability of A intersection B divided by probability of A। ये हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। और इसका कब ये हम जो है इसको यूज करते हैं? ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो आपके पास गिवन, ये जो हाईलाइट करी इसको कैसे पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। अब इसमें जो लाइन के बाद आपकी टर्म आती है ना, ये लाइन के बाद जो आपकी टर्म आई है, देखिए क्या है, बी। स्लैश के बाद जो टर्म आई बी, वो हमेशा आपके पास यहाँ नीचे होते हैं, डिनोमिनेटर में आप हमेशा लिखते हैं। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जो भी स्लैश के बाद आपका ये होता है इसको आप हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, और ऊपर आपका क्या आता है? ए इंटरसेक्शन बी वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो हो जाएगा, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू जीरो हो गई है, तो हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि हमने ये बेसिक मैथमेटिक रूल है, आपका अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो इट मीन्स कि आपकी वो टर्म अनडिफाइंड हो जाती है। इसी बेसिक मैथमेटिक रूल के मुताबिक आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ताकि आपकी जो वैल्यू है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, वो अनडिफाइंड ना हो। इसी तरह इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो ये है, अभी जो हाईलाइटेड है ये, इसको कैसे रीड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी के कॉमन पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यों आया नीचे, क्योंकि हमारे पास स्लैश के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ए लिखा हुआ आ रहा है, तो स्लैश के बाद जो हमारे पास लिखा आता है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी भी यही है कि इसमें भी ये जो हमारा पार्ट है इसमें भी आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका अनडिफाइंड हो जाएगा अगर 0 हो जाएगा। अगर ए 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया हो जाएगा ये सारा, तो आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बी गिवन दैट ए वो भी अनडिफाइंड हो जाएगी। अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। अब आपकी फर्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, यही जो पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए के लिए भी है, ठीक है। हम पहले ए को डिस्कस करें, ये भी पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए के लिए भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी जो है आपका, उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होती है। हमारे पास हमेशा जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो लाई करती है 0 to 1, तो इसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 to 1। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो गिवन दैट ए होगा वो भी 0 to 1 होगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन दैट बी जो है वो इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 स्लैश बी, ये आगे एक्सटेंडेड है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन एंड बी जो वापस अगर दो का यूनियन करके स्लैश बी के साथ गिवन दैट बी के साथ आ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन दैट बी प्रोवाइडेड दैट द इवेंट्स A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इन दोनों में कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास है कि इन दोनों जो दो सेम एट द सेम टाइम दो इवेंट्स अकर नहीं हो सकते, यानी कि A1 और A2 एट द सेम टाइम अकर नहीं हो सकते। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह क्लियरली पता चल जाएगा। आपके पास एग्जाम्पल है हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो टू टेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज passing both tests is 0.6. The probability of his passing the first test is 0.8. What is the probability of his passing the second test given that he has passed the first test? क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड आउट पहले करें। कितने टेस्ट दिए? 2 टेस्ट दिए हैं, ठीक है। 2 टेस्ट अकर्ड हुए। अब इस स्टेटमेंट को जो अंडरलाइन हो रही है इसको देखिए, the probability of his passing both tests is 0.6, यानी कि उसने पहले 2 टेस्ट दिए, दिन में 2 टेस्ट दिए और उसकी टेस्ट पास होने की, दोनों टेस्ट पास होने की, बोथ का जो आ रहा है बोथ टेस्ट पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो 0.6 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट में, नेक्स्ट स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है। स्टेटमेंट से ही आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से करेंगे, क्या हमें ए गिवन दैट बी को लेके चलना है या बी गिवन दैट ए को लेके चलना है, ठीक है। अभी जो हाईलाइटेड है इसको चेक करें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज 0.8। पहले हमें बात में पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमें दिया गया कि 2 टेस्ट है, उसमें दोनों टेस्ट की जो दोनों टेस्ट की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 0.6 है और जो फर्स्ट टेस्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। अब नेक्स्ट है, 2 हमारे पास फर्स्ट टेस्ट हो गए। अब हमने क्या किया, अब इस पार्ट में हमें पता चलेगा कि हमने ए गिवन दैट बी का फॉर्मूला लगाना है या बी गिवन दैट ए का, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा। What is the probability of his passing the second test given that he has passed the first test? अब इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करें। What is the probability of his passing the second test given that he has passed the first test? अब यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है इसको देखें, सेकंड टेस्ट, यहीं से हमें पता चल रहा है कि सेकंड टेस्ट गिवन दैट he has passed the first test,
यानी कि अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो है कि सेकंड गिवन दैट फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन की तरफ जब हम गए तो सेकंड गिवन दैट फर्स्ट हमने लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड गिवन दैट फर्स्ट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी था, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपके पास गिवन के बाद नंबर आता है उसको लिखते हैं। ठीक है, गिवन के बाद आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट, और प्रोबेबिलिटी भी हमें फर्स्ट की दी हुई है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट। तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड की जो इंटरसेक्शन है वो टेस्ट का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, आपने उसकी जगह 0.6 पुट किया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी जो हमने ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी 0.8 उसको लिखा, उसको जब हमने सॉल्व आउट किया 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8 को, तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो है इक्वल्स टू 0.75। ठीक, अभी हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी, अब हम आगे वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह सेकंड एग्जाम्पल को हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू मार्बल्स। आपके पास क्या है, एक बैग है जिसमें रेड एंड ब्लू मार्बल्स हैं, टू मार्बल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, अब आपकी प्रोबेबिलिटी में ये केसेस भी आते हैं, विद रिप्लेसमेंट के साथ केस भी आता है, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ केस भी आता है। जब आपके पास विद रिप्लेसमेंट के साथ केस आता है, इसका मतलब है कि आपने अगर विद रिप्लेसमेंट का कैसे केस होता है, हम इसको अच्छी तरह से देखते पहले इस कॉन्सेप्ट को समझे। विद रिप्लेसमेंट का जब आपके पास केस आता है, इसका मतलब है मेरे पास एक लेट्स बैग था, उसमें बॉल्स पड़ी हुई थी, 5 बॉल्स पड़ी हुई, ठीक है, एक बैग है उसमें 5 बॉल्स पड़ी। अब मुझे विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होगा, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि मैं एक बॉल निकालूं और जब मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करूं तो दोबारा उस बॉल को डालूं। ठीक है, यानी कि जितनी वैल्यू जितनी बॉल है हमेशा हमेशा सेम रहती है। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि वही बैग है, मेरे पास 5 बॉल्स हैं, मुझे कहा एक एक बॉल ड्रॉ कर लो, मैंने एक बॉल ड्रॉ की, तो मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूंगी, यानी कि दूसरी दफा तो मुझे जब कहेगा ड्रॉ कर निकला तो मैं वो जो पहली बॉल मैंने निकाली वो दोबारा मैं नहीं डालूंगी उसमें। ये विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट से ही आपको पता चल रहा है उसके नाम से है कि मैं दोबारा उसको रिप्लेस नहीं कर रही। तो एक दफ़ा अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि मैंने जब एक चीज़ ड्रॉ कर ली उसमें से एक बॉल निकाल ली तो दोबारा मैं उस बॉल को नहीं डालूंगी। जबकि विद रिप्लेसमेंट में होगा कि मैंने बॉल निकाल ली, दूसरा एक्सपेरिमेंट जब करने लगूंगी तो मैं बॉल जो है वापस प्लेस कर दूंगी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल एंड देन अ ब्लू मार्बल इज 0.28। ये हाईलाइटेड पार्ट को देखें, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड मार्बल एंड देन अ ब्लू मार्बल इज 0.28, यानी कि रेड और ब्लू दोनों की बात हो रही है। इस बात से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि रेड और ब्लू दोनों आ रहे हैं इसमें। ठीक है, फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting a red marble on the first draw is 0.5। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ इज 0.5। मुझे रेड मार्बल इंटरसेक्शन ब्लू मार्बल भी पता चल गया और रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी भी पता चल गई। अब मुझे देखना है कि मैं गिवन दैट कैसे बनाऊंगी। अब गिवन दैट को जो आपने बनाना है वो आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसको देखिए, जो हाइलाइटेड स्टेटमेंट है इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो गिवन से पहले जो है वो कौन सी आएगी, रेड आएगा या ब्लू आएगा, और गिवन के बाद ब्लू या रेड कौन सा आएगा।
what is the probability of selecting a blue marble on the second draw? What is the probability, क्वेश्चन को अच्छी तरह देखो, what is the probability of selecting a blue marble on the second draw given that, मेन बात आपके आई है, given that the first marble drawn was red. अब आपके पास given that क्या है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, अब इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन दैट रेड, क्यों मैंने ब्लू गिवन दैट रेड लिखा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है गिवन दैट के बाद क्या आ रहा था, गिवन दैट के बाद देखिए क्या लिखा आ रहा है, तो फर्स्ट मार्बल ड्रॉन वाज रेड। तो मैंने इसकी देख लिया, ब्लू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन दैट रेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड रेड, आपका ब्लू इंटरसेक्शन रेड, ये ब्लू एंड रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू, आपने उसकी वैल्यूज हमें गिवन है और जो हम इसको सॉल्व आउट किया 0.5 से। अच्छा एक और भी बात है, हमें इतनी सारी ये जो एग्जाम्पल्स अभी देखी दो तीन, इसमें आपने देखा होगा कि आपके पास जो आ रहा है कि जिस नीचे वाले गिवन, आपको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है या गिवन के बाद वाला होता है, इसको हम डिनोमिनेटर में हमेशा लिखते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। तो अगर ना समझ आए तो आपको ये भी पता है कि अच्छा मुझे एक पहले तो दो की दी हुई है प्रोबेबिलिटी, जैसे ब्लू एंड रेड की दी हुई है और एक अलग से आपको रेड की दी हुई है, तो आपको ये भी समझ आ जाए अच्छा ये रेड यानी कि नीचे आना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ 2 डाइस will be greater than 9 given that the first die is a 5। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, टोटल ऑफ डाइस विल बी ग्रेटर देन 9। ए आपने सपोज कर लिया कि आपका फर्स्ट डाई है, बी आपने कह लिया कि टोटल ऑफ 2 डाइस ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर ही हमें पता चलेगा। अब आप सैंपल स्पेस बनाएं, क्योंकि 2 डाइस है उसकी सैंपल स्पेस आपके पास क्या बनेगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1। हमने लास्ट वीडियो में बनानी भी सीखी है कि ट्री डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ट्री डायग्राम भी इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना लेंगे। 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6
5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपकी सैंपल स्पेस बनेगी, ठीक है, 2 डाइस की। अब हमें उसने कहा कि फर्स्ट डाइप आपका 5 होना चाहिए। सेकंड उसने क्या कहा कि जो बी है वो टोटल ऑफ 2 डाइस ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। टोटल ऑफ, अब देखिए आपने क्वेश्चन में देखें, पहले हमारे पास जो पहले क्वेश्चन आते थे उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटीज गिवन होती थी, आपने बस फॉर्मूला में पुट करनी। अब इस क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, आपको खुद फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी खुद फाइंड आउट करना है। और अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। वो गिवन दैट द फर्स्ट डाई इज 5 है और हमने ए को फर्स्ट डाई इज 5 है, गिवन दैट के बाद आ रहा है दैट फर्स्ट डाई इज अ 5, इट मींस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी फाइंड आउट करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है फर्स्ट डाई इज 5, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 1/6। और दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी कि टोटल ऑफ 2 डाइस इज ग्रेटर देन 9। अब ग्रेटर देन 9 बी है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए एंड बी फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब है कि वो फर्स्ट डाई 5 भी हो और उसका सम जो है वो 9 भी हो। तो जब देखें यहाँ पे मैं यहाँ से चेक करना स्टार्ट करूँगी अपना, इसमें फर्स्ट डाई 5 आ रहा है, नो, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगी। 5 नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सारे सैंपल स्पेस में ब्लड चेक करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं आ रहा आपको, दिस इज ऑल्सो नॉट, ये भी नहीं है आपको, नो नो, सारे सैंपल स्पेस में चेक करें, यहाँ पे नहीं, 3 है आपका। फर्स्ट डाई आपका 5 होना चाहिए, हाईलाइटेड को दिखा नहीं, इसको दिखा 5 नहीं, फर्स्ट डाई तो मैं सिर्फ फर्स्ट डाई भी चेक करूँगी 5। तो मेरा फर्स्ट डाई 5 निकलेगा, फिर मैं सेकंड कंडीशन उसमें चेक करूँगी, ये भी 5 नहीं है, क्योंकि मुझे फर्स्ट डाई 5 चाहिए। नो नो नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है। ये देखिए अब आपका फर्स्ट डाई जो है वो 5 आ गई। अब इसमें मैं सेकंड कंडीशन अपनी चेक करूँगी कि मेरी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन मेरी क्या है कि टोटल ऑफ 2 डाइस इज ग्रेटर देन 9, यानी कि फर्स्ट डाई पहले 5 होना चाहिए, जब मेरा वो 5 निकल आएगा तो अब तो उसके बाद मुझे क्या चेक करना है, उन दोनों वैल्यूज को, जो 5 के बाद वैल्यू आएगी वो उन दोनों का सम मैं करूँ तो वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास 5 एंड 1 है, 5 प्लस 1 ये तो 6 है, 9 से ग्रेटर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो मैंने सेकंड चेक किया, सेकंड चेक किया मेरा वो 5 फर्स्ट जो कंडीशन वो तो फुलफिल होगी। अब सेकंड कंडीशन है कि
सेकेंड डाई के साथ उसका सम जो है वो ग्रेटर देन 9 हो। 5 प्लस 2 7 है, ये भी नहीं। फर्स्ट कंडीशन मेरी यहाँ पे फुलफिल हो रही है 5 और 5 प्लस 3 ये 8, ये भी नहीं आ रही क्योंकि सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा वो। इसका सम ग्रेटर देन 9 नहीं है। 5 और प्लस 4 9। अब 9 आ रहा है लेकिन मुझे क्या उसने कहा ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 नहीं कहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कहता तो फिर मैं इसको कंसीडर करती, लेकिन उसने कहा है कि ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। फर्स्ट जो है वो 5 हो और जब बी जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो है कि उन दोनों का सम जो है ग्रेटर देन 9, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो मैं इसको देखूंगी 5, फर्स्ट है 5 प्लस 5 10 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 9 आ रहा है। अब इसको मैं हाईलाइट करूंगी, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड चेक है, फर्स्ट जो है वो तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी, इसका मैंने सम किया तो वो आपके पास आया 11, यानी कि ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब मैं नेक्स्ट चेक करूंगी अपना, ये फर्स्ट कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है इसमें, ये 6 आ रहा है। नेक्स्ट ये भी 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसमें भी 5 नहीं है। फर्स्ट डाई, ये भी फर्स्ट डाई तो 5 नहीं है, ये फर्स्ट डाई भी आपका 5 नहीं है, ये फर्स्ट डाई का, यानी कि आपके सिर्फ जो कंडीशन जो दो फुलफिल कर रहे हैं कि ए एंड बी, दोनों कंडीशंस को लगा के जो आप ए एंड बी फाइंड आउट करें, उसमें सिर्फ आपके दो आ रहे हैं जो हाईलाइटेड हैं आपके पास, दो 5 एंड 5 6, ये मैंने लिख लिया। अच्छा एक और बात कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6 कैसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6 इस तरह है कि आपने कहा था कि मेरा जो फर्स्ट डाई है वो आपके पास होना चाहिए 5, तो मैंने जब सारा चेक किया था तो मेरे पास सिर्फ ये जो हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू के साथ, अब इसको मैं ज़रा हाईलाइटेड को ख़त्म करती हूँ, ये हमने निकाल ली ताकि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करनी है वो पता चल जाए। अब फर्स्ट डाई जहाँ आपका 5 आ रहा है तो ये वाली स्टेटमेंट देगा, ये आपको, अब मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ ये वाले पार्ट से जो 5 जिसमें फर्स्ट डाई आपका 5 आ रहा है, देखिए कितने काउंट करें आपके पास, 5 1 एक आ गया, 5 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5, फिर 5 6, टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो हम इवन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास कैसे होता है जो पॉसिबल आपके फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्पेस सैंपल स्पेस, टोटल नंबर आपके पास कितनी 36, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व आउट किया था तो फिर इससे मेरा आंसर 1/6 आया, ठीक है। इस तरह आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो इस तरह से मेरा है। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी आ गई। अब आपने फाइंड आउट उसको करना है, सॉरी उसको फिर कैसे फाइंड आउट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपके पॉसिबल आउटकम्स आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की जो है कैसे फाइंड आउट की, आपके नंबर्स कितने सिलेक्ट हुए, ये 5 5 एंड 5 6, ये कितने हैं इनको काउंट करें, दो, ठीक है। एक पूरे ऑर्डर पेड को आप एक काउंट करते हैं, इसको जो ये हाईलाइटेड है कि इसको पूरा 1 काउंट करेंगे आप, ठीक है। ये ना आप कहेंगे ये तो 5 5 है 5 6 तो 4 बन रहे, नहीं, आपने जो ब्रैकेट के अंदर है उस पूरे को एक 1 कंसीडर करना है, तो आपके पास दो बन रहे हैं, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 36, जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर आया 1/18, आपने सिंप्लीफाई करके इसको लिख लिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यू खुद की वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की वैल्यू थी 1 डिवाइडेड बाय 18। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, हाँ नीचे को कर देती हूँ इसको कैसे किया आपने उल्टा के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की क्या वैल्यू थी, इसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की क्या आपके पास वैल्यू है कि 1 डिवाइडेड बाय 18। फिर उसके बाद आपके पास एक डिवाइड का साइन आया, नहीं करना फिर उसके बाद फिर इसको लिखना यहाँ पर बड़ा इशू होता है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपके पास आना चाहिए, यहाँ पे आपने लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 6। वन डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, इस तरह लिखते हैं इसको। फिर इसके बाद एंड इसको कैसे सॉल्व हो, जब इसको आप करते हैं ये आपको जो डैश वाली लाइन है ना, तो मैं डैश लाइन इसलिए लगाई ताकि मैं क्लियरली बता, ये डैश लाइन होती है डिवाइडेड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। 1/18 यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा, ये डैश लाइन होती है डिवाइडेड में कन्वर्ट हुई, और 1/6 इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखा। फिर इस वाले को इसको आपने लिखना ऐसे लिखा, कन्वर्ट करेंगे दोबारा, चलो 1 18 आपके पास डिवाइडेड का साइन, देन आप फिर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 6 इस तरह से लिखा। इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, अब आपके पास जो है जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 18, ये एज इट इज रहेगी 1 डिवाइडेड बाय 18। तो जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ओके। और जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो आपका जो 1 डिवाइडेड बाय 6 है, यानी कि 1 न्यूमिनेटर में और 6 डिनोमिनेटर में, तो ये ऑपोजिट हो जाते हैं। यानी कि न्यूमिनेटर जो सेकंड आपका ये पार्ट है ना, ये वाला सेकंड पार्ट जो हाईलाइट की मैंने किया, ये जो पार्ट है जब आप डिवीजन उस डिवाइडेड साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया पार्ट, ये आपका डायरेक्शन अपनी प्लेस जो है ऑपोजिट कर लेते हैं। यानी कि न्यूमिनेटर में जो होता है वो डिनोमिनेटर को ले लेता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर को ले लेता है। तो आपका देखिए न्यूमिनेटर में क्या है 1, तो वो नीचे चला जाएगा यहाँ पे,
और जो नीचे है यानी कि 6 वो ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। और पास क्या है 6 हम लिखेंगे 6 देन 18। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपको सिंप्लीफाई करें। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ इंडेक्स कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 1 6.06 6 1/3। तो देखिए उसको जैसे हमने किया वो सारा आपका कह लें कि इस तरह से सॉल्व आउट करना है आपके पास ऐसे है। हम आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है इसी कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है उसकी। एट अ सर्टेन एलिमेंट्री स्कूल इन अ वेस्टर्न कंट्री the school record of the past 10 years shows that 75% of the students come from a two-parent home. अब क्वेश्चन को दोबारा अच्छी तरह रीड आउट करें। एट अ सर्टेन एलिमेंट्री स्कूल इन अ वेस्टर्न कंट्री द school record of the past 10 years shows that 75% of the students come from a two-parent home. ठीक है, two-parent home है, and that 20% of the students are low achievers and belong to a two-parent home. What is the probability that such a randomly selected student will be a low achiever given that he or she comes from a two-parent home? आपको दिया हुआ है कि ए डिनोट करना आपने सॉल्यूशन में कि लो अचीवर है आपके पास और बी ऐसे स्टूडेंट है जो कि कम फ्रॉम अ टू पेरेंट होम आ गए। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला में गिवन हो आपके पास आया हुआ है कि 75%। अब हमने परसेंट में तो नहीं देखा ना, हम इसको पहले परसेंटेज को इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वो होगा 75 डिवाइडेड बाय 100। जिसको परसेंट में हमने किया 0.75 आता है और 20% को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 20/100 को करेंगे तो 0.2 आता है। अब उसने कहा कि जो स्कूल रेकॉर्ड से आपको पता चला 75 ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द टू पेरेंट होम, 75% के स्टूडेंट जो है वो टू पेरेंट होम, और हमने टू पेरेंट होम किसको कंसीडर किया, उसको किया बी। ठीक है, इसको हमने बी कंसीडर किया तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ रही है 0.75। और 0.75 कैसे आई है आपके पास 75 डिवाइडेड बाय 100 करके। देन आपके पास वो कह रहे हैं 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर लो अचीवर्स एंड बिलोंग टू टू पेरेंट होम्स, यानी कि 20% यानी कि 0.2 जो आपके पास ऐसे लोग हैं जो लो अचीवर्स भी हैं और बिलोंग कैसे करते हैं टू पेरेंट होम से बिलोंग भी करते हैं। यानी कि दोनों कंडीशंस आपको दी, इसका मतलब आपके पास ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.2, आपके पास दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन से आपने फाइंड आउट कर ली। अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, वैल्यूज पुट की आपने 0.2 डिवाइडेड बाय 0.75 इसको आपने अपना सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर आता है 0.27। ये आपके पास हो गया कंडीशनल
कंडीशनल लॉ की। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें आप देखें, पहले हम देखेंगे आपको कंसीडर करें ज़रा, ये जो हमें आप फॉर्मूला दिया हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ए गिवन दैट बी, ठीक है, जिसमें आपने कहा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, तभी ये फॉर्म इसको से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब हमने इसको जो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब आपने राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के में इसको मल्टीप्लाई किया विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में, तो आपके पास राइट जो लेफ्ट साइड है उधर तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर आपके पास जब आप राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपका मल्टीप्ली ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। तो आपके पास बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। एंड इफ वी इंटरचेंज द रोल ऑफ ए एंड बी वी ऑब्टेन, अगर हम चेंज करें, क्योंकि अगर आपके पास वो फॉर्मूला आ रहा है जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ रहा है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रही है, तो फिर आप दोनों बोथ साइड्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा, जो आपका बनेगा लॉ जो बन जाएगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। अच्छा, ये जो बी गिवन दैट ए है, इसको बी गिवन दैट ए कहते हैं, बी स्लैश ए नहीं जो आप लोगों ने पढ़ा, ये हमेशा बी गिवन दैट ए होता है। और इसमें आपके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, वो अगर जीरो होगी तो आपको देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कोई भी चीज़ जीरो के साथ जो मल्टीप्लाई होती है वो उसको जीरो बना देती है, तो फिर आपका आंसर कंडीशन प्रोबेबिलिटी का जीरो आ जाएगा, जो कि वो भी ठीक नहीं है। अब हम कंसीडर करेंगे अपना मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ वो क्या कह रहा है कि if a and b are n two events defined in a sample space, then probability of a intersection b is equal to probability of a into probability of b given that a। अब इसमें वही कंडीशन कि आपका probability of a जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहा है जाए तो ये दूसरी कंडीशन, ये दूसरा ये हो सकता है कि probability of b multiply by probability of a given than b provided probability of b is greater than 0। अब ये जो probability of a given that b जो इसका में मतलब होता है आपका कि probability of b जो है is happening and given that a has occurred। The probability that two events A and B will both occur is equal the probability that one of the event will occur multiplied by the conditional probability that the other event will occur given that the first event has already occurred। ये आपके जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का को एक्सप्लेन किया गया कि अगर आप जिसमें देखिए इसमें जो टू इवेंट्स ए एंड बी विल बोथ अकर, तो जब
केस आएगा जब दोनों इवेंट्स बोथ अकर हो रहे होंगे, तब आप मल्टीप्लिकेशन को लॉ लगाएंगे। अब एग्जाम्पल से हम ज़्यादा देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। A box contains 15 items, 4 of which are defective and 11 is good. एक बॉक्स है जिसमें 15 आइटम्स आपको गिवन दिए गए हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मीन्स खराब है, 4 कोई डैमेज पीस है आपके पास, 4 कुछ भी इसमें से डैमेज पीस हो सकता है 15 में से, और जो 11 है वो गुड है, ठीक है। जब 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड, उसमें से आपने 2 आइटम सिलेक्ट किए, 15 में से आपने 2 आइटम सिलेक्ट किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the first is good and the second is defective? अब आपको फाइंड आउट करना है कि what is the probability that the first is good and the second is defective। ठीक है, जब हम पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे तो उसमें आपको बात आता था कि जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज गुड गिवन दैट सेकंड इज डिफेक्टिव। अगर इस तरह लिखा था इसका मतलब है कि हमने कंडीशन फाइंड किया। अगर ये होता एडिशन थ्योरम, हमने एडिशन लॉ पढ़ा था, अगर एडिशन लॉ होता तो इसमें इस क्वेश्चन को ऐसे उसने लिखा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज गुड और द सेकंड इज डिफेक्टिव। बट अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह लिखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज गुड एंड द सेकंड इज डिफेक्टिव। ठीक है, एंड का वर्ड आ रहा है। अब A रिप्रेजेंट करता है आपको, A रिप्रेजेंट द इवन दैट द फर्स्ट आइटम सिलेक्टेड इज गुड एंड B द इवेंट इज दैट द सेकंड आइटम इज डिफेक्टिव। ये हमने अज्यूम कर लिया, तो सपोज कर लिया कि हमारे पास वो इवेंट है जो फर्स्ट आइटम जो हमने सिलेक्ट किया जो गुड है, क्योंकि हमें 2 आइटम सिलेक्ट करने हैं ना, और हमें उसने कह भी दिया कि फर्स्ट आपका गुड होना चाहिए और सेकंड डिफेक्टिव होना चाहिए। तो ये आपका A रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट आइटम को जो कि आपने सिलेक्ट किया वो जो गुड है, और B आपका इवेंट है जो सेकंड आइटम है उसको कह रहा है जो हमने सिलेक्ट किया जो कि डिफेक्टिव होना चाहिए। Then we need to calculate the probability of the joint A and B, A intersection B। अब A intersection B का आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे? Probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B given that A। अब हम इसको देखते हैं कैसे किया। टाइप ऑफ आइटम हमारे पास जो है डिफेक्टिव 4 आ गए, नंबर ऑफ आइटम गुड हमारे पास 11 आ गए, टोटल हमारे पास 15 आ गए। अब हमने कहना सिर्फ ऑल द आइटम्स आर इक्वली लाइकली टू बी चूजन। अब हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन सा होगा। हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी तो सेम होती है। गुड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि जो फर्स्ट इवेंट है जो हमने सेलेक्ट किया, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो कि गुड को प्रेजेंट करा 11 गिवन दैट 11 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हमारे पास आइटम्स हैं 50, तो 11 डिवाइडेड बाय 50 गिवन द इवेंट ए हैज अकर्ड। अब ए अकर्ड हो चुका है आपके पास, तो आपके पास जो रिमेनिंग है वो कितने रह गए 14 आइटम। एक आपके पास निकल चुका ना आइटम, तो 15 में से एक काम हुआ तो आपके पास कितने होंगे 14 आइटम। अब यानी कि 14 में से कितने डिफेक्टिव है 4, क्योंकि अभी तक 4 नहीं निकला। हमने अज्यूम किया कि एक अभी हमने जो फर्स्ट 4 निकाला है वो गुड का हमने निकाला। तो जब हम अब बी इवेंट का जो इसका मतलब है कि जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो ये है कि हमारे पास कंडीशन लगी ना कि सिलेक्ट हमें डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट करना है जबकि गुड आइटम हैज बीन सिलेक्टेड। अब इस स्टेटमेंट में देखें कि इससे पता चला हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ डिफेक्टिव आइटम आफ्टर अ गुड आइटम हैज बीन सिलेक्टेड। कि पहले आपका गुड आइटम सिलेक्ट हुआ और अब आप जो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ डिफेक्टिव आइटम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है ना कि आपका जो है एक इवेंट हैपन हो चुका है और दूसरा जो है वो अकर हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी गिवन दैट ए, यानी कि जो गिवन दैट ए है इसका मतलब है ए जो है अकर हो चुका है और बी जो है वो हैपनिंग है। अब हम बी के बारे में बात करें तो आपके पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू
4/14, 4 आपके पास होंगे डिफेक्टिव आइटम्स, गिवन दैट 14 आपके पास टोटल जो हो गए टोटल हमारे, लेकिन आपने देखें आपको यहाँ पे आप कहेंगे बॉक्स में तो हमें टोटल 15 है, तो 14 को लिखा, 14 इसलिए लिखा कि एक आइटम हम निकाल चुके हैं गुड का, तो बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो 14 है, वो होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू 4/14। अब हम वैल्यूज पे पुट करेंगे अपने ए इंटरसेक्शन बी, आपका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। ए की क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास है 11/15 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए आपके पास क्या है 4/14। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा आपके पास। 11 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया, 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 210 आ गया। जो आप 44 डिवाइडेड बाई 210 करेंगे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 0.16। ठीक है, ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी आप कह लें या मल्टीप्लिकेशन लॉ आप कह लें, ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास क्या, हमने अपने लेक्चर्स में इस लेक्चर में देख लिया कि हमारे पास एडिशन लॉ क्या होता है, फिर आपने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है। अब हमें डिफरेंशिएट करना हो जिस सिचुएशन में हमने एडिशन लॉ लगाना है, हमारा किस सिचुएशन में एप्लीकेबल है एडिशन लॉ, और किस सिचुएशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस सिचुएशन में आपको एप्लीकेबल है। इसका मेन पॉइंट जो आपने कंसीडर करना है जब भी आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को देखेंगे कौन सा आपका लगना चाहिए। हम सबसे पहले कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि क्या उस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी आइदर ए अकर्स और बी अकर्स। अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए अकर्स और बी अकर्स। जब आपके पास ये स्टेटमेंट हो कि प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए अकर्स और बी अकर्स, इसका मतलब है यू हैव टू गो विद एडिशन लॉ, हमने एडिशन लॉ लगाना है। ठीक है, और जब आपके पास लिखा हो कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर, ये स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी, इसमें तो आपने कौन सा करना मल्टीप्लिकेशन लॉ। जब एडिशन लॉ लगाना होगा तो आपके पास और का वर्ड आएगा ए अकर और बी अकर, और जब आपने मल्टीप्लिकेशन का लॉ लगाना होगा तो आपके पास आएगा एंड। उन दोनों इवेंट्स के इवेंट सारे होंगे तो उसमें आपका एंड का वर्ड यूज किया होगा, और एडिशन लॉ में आपका और का वर्ड यूज किया होगा। ठीक है, फिर अब सेकंड एग्जांपल जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ से रिलेटेड वो है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है और 3 वाइट बॉल्स, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई 3 + 3 6 बॉल्स। टोटल बैग जो कंटेन करता है वो 6 बॉल्स है। वन रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, एक बैग से आपने वन रेड बॉल ड्रॉन की एंड देन द सेकंड रेड बॉल इज ड्रॉन, और उसके बाद हमने सेकंड जो रेड बॉल है वो आपने ड्रॉ किया। अब हमने फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास। तो ए जो है आपके पास फर्स्ट बॉल जो है वो रेड है, बी है वो भी सेकंड बॉल रेड है। अब क्योंकि आपने कहा ना कि फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन एंड द सेकंड रेड बॉल इज ड्रॉन, एंड का वर्ड डाल के मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन लॉ के लिए क्या है, फर्स्ट बॉल आपने कहा कि फर्स्ट बॉल आपने कहा कि रेड बॉल इज ड्रॉन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है जो आपके पास 3/6 आ रही है, कैसे आई है 3 आपके पास टोटल रेड बॉल्स थी वो लिखा आपने, डिवाइडेड बाय टोटल जो बॉल्स हैं आपने वो लिखी। इसको हम देखा कि ये सिंप्लीफाई और मजीद हो सकता है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 3/6 को, 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, तो आपके पास आ गया 1/2। सेकेंड आपके पास है कि जब कंडीशन लग चुकी है आपके पास कि जो फर्स्ट बॉल है वो ड्रॉ हो गई है रेड, अब कंडीशन लगी हुई है कि पहली बॉल जो है वो ड्रॉ रेड है, तो सेकंड बॉल जो है अब वो क्या है उसको सेकंड बॉल ड्रॉ इज रेड, वो भी आपके पास एक केस ही आ गया कि सेकंड बॉल भी रेड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन चेंज भी हो सकता था कि सेकंड बॉल आपके पास वाइट होनी चाहिए, फिर डिफरेंट हमारे पास होती। अब क्योंकि सेकंड बॉल भी हमारे पास रेड है
तो अब हमारे पास 2/5 आया। 2/5 क्यों आया? क्यों? क्योंकि आपकी जो 3 रेड बॉल्स थी, 3 रेड बॉल्स थी ना, उसमें से एक तो निकल चुकी, जो आपने जिसको आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनाया, जो आपकी एक वैल्यू निकल चुकी है, एक वैल्यू आपने बॉल ड्रॉ कर ली है, तो आपके पास रिमेनिंग कितनी बॉल्स रहेगी? 2। तो 3 में से 1 बॉल ड्रॉ है 2, तो आपके पास जो 2 ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि पहले 6 टोटल था, एक बॉल आपकी स्किप हो चुकी, एक बॉल आपकी ड्रॉ हो चुकी, तो आपके पास रिमेनिंग कितनी बॉल्स रह गई थी? 5 बॉल्स रह गई थी। तो आप फिर 2/5 लिखेंगे, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने 2 डिवाइडेड बाय 5 क्यों लिखा, एक बार फिर देख लें। क्योंकि आपके पास जब आपने फर्स्ट बॉल रेड ड्रॉ कर ली, तो आपके पास टोटल 6 बॉल में से कितनी रह गई थी? 5। 5 बॉल्स रह गई थी आपके पास, ठीक है। टोटल अब आपके पास 5 हो चुका है, और अब उन 5 में से आपने फिर एक बॉल ड्रॉ करनी है जो कि रेड होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बॉल पहले एक बॉल ड्रॉ कर चुके हैं, तो 3 बॉल्स में से आपने एक बॉल ड्रॉ कर ली, तो अब 2 बॉल्स आपके पास रह जाएंगी, ठीक है। अगर ये व्हाइट बॉल हमें ड्रॉ करने का था तो हमारे पास 3/5 आती, लेकिन हमने उसमें रेड हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ का, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। Probability of A and B is equal to probability of A multiply by probability of A given that B, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या थी? 1/2। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में 1/2 पुट किया, फिर बीच में आपको डॉट का साइन नजर आ रहा होगा, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। ये आपके पास ये जो आपके पास हाईलाइटेड है ना डॉट, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, आपके पास आ रही है 2/5, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्व आउट किया, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आता है 2/10। तो 2/10 को आप सॉल्व आउट करते हैं तो आपके पास 1/5 जो है, सिंप्लीफाई आप करते हैं तो आपके पास 1/5 आंसर आता है, ठीक है। पहले आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, देन डिवाइडेड बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। 10 फिर 2/10 है, और 2/10 जो है सिंप्लीफाई हो सकता है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अपना आंसर लिखा, हमारे पास आंसर आ रहा है 1/5, ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ की भी एग्जाम्पल होंगे। मल्टीप्लिकेशन लॉ में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट होगा। अगर एडिशन लॉ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर और बी अकर, तो ये डिफरेंस है और एंड का। और होगा आपका तो आप एडिशन लॉ लगाएंगे, यूज करेंगे। अगर आपके पास एंड होगा तो आप अपना जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है वो लगाएंगे।